हेलो बच्चों, हमारी जो पिछली जो क्लास थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे समाकलन गणित के बारे में। और हमने सीखा था कि समाकलन क्या है, कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। समाकलन दो प्रकार का था, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, और समाकलन के सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब प्रश्न ये है कि हम समाकलन को भौतिकी में क्यों पढ़े, जब ये गणित की शाखा है तो इसका काम है गणित में पढ़ना। भौतिकी में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे फिजिक्स में समाकलन का उपयोग होता है। देखिए, हमने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी या डी आर वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू वी वेक्टर, जहाँ वी जो वेक्टर है वो कण का तात्क्षणिक वेग है, ठीक। और आर वेक्टर क्या है? कण का पोजीशन वेक्टर, ठीक, उसकी स्थिति को बता रहा है। तो इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन वी डी टी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? आर वेक्टर प्लस सी के। तो यदि हमारे पास किसी पार्टिकल का वेग दे रखा है और वो किस पर, समय टी पर निर्भर कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करके या समाकलन करके वापस कण की पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने देखा था कि वेग का जो अवकलन करें dv बाई डी टी इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर। तो उस कंडीशन में समाकलन ए वेक्टर डी टी इज इक्वल टू होगा कण का वेग प्लस समाकलन नियतांक। इस तरह से हम विपरीत प्रक्रिया द्वारा अवकलन का त्वरण का समाकलन करके कण का तात्क्षणिक वेग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा फिजिक्स में इसका समाकलन का उपयोग है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, सरल रेखा में गति, समतल में गति, 2-3 चैप्टर हैं, तो इस तरह समाकलन का उपयोग होगा। इसी तरह मैकेनिक्स में भी उपयोग होगा, ठीक। तो हम आगे और देखते हैं कि ग्राफ के द्वारा समाकलन का क्या उपयोग है। समाकलन का ग्राफ ये अर्थ क्या है, अब उस पर डिस्कस करते हैं। अब है आपका समाकलन का ग्राफीय निरूपण। यदि परतंत्र चर y स्वतंत्र चर x का फलन है तथा इसका ग्राफीय निरूपण चित्र अनुसार है, यह है कि यदि हम इसके बीच, क्योंकि y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? x पर, तो इस पर ले लिया हमने स्वतंत्र चर x, इस पर ले लिया परतंत्र चर y, और x की वैल्यू बदले उसके साथ साथ y की वैल्यू भी बदल गई। और सपोज करो आपका कहीं ये कोई ग्राफ आ गया, कैसा भी ग्राफ आ सकता है, चलो ये ग्राफ आ गया, आपका कोई ये ग्राफ आ गया y और x के बीच का। तो उस कंडीशन में आपका ये ग्राफ है, तो ये जो वक्र है ये आपका y x वक्र है। इस वक्र और x अक्ष के बीच में जो क्षेत्रफल आता है वो आपका इसके फलन y, ये y इक्वल टू क्या है? ये y इक्वल टू सपोज करो gx है, तो किसका हो गया? gx dx, इसका इंटीग्रेशन इस एरिया को बताता है। अब आप ये कहोगे कि सब इस एरिया को इंटीग्रेशन क्यों बता रहा है, तो उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि x y वक्र और x अक्ष के बीच में जो क्षेत्रफल आता है वो आपके समाकलन को व्यक्त करेगा। ये मोटी बात ये ध्यान रखनी है कि यदि हम x और y में ग्राफ खींचें, जहाँ x स्वतंत्र चर और y परतंत्र चर है, तो ग्राफ और x अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है वो समाकलन के बराबर होगा। क्यों है समाकलन? देखिए, यदि हम इस ग्राफ को मिटाते हैं और देखते हैं समाकलन के द्वारा क्यों व्यक्त होता है। सपोज करो ये आपका ग्राफ है, या ये सिरा आपका कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, माना ये x इक्वल टू ए पर है और यहाँ पे x इक्वल टू बी है, तो हमें इसी एरिया का मान निकालना है। चूंकि ये एरिया कोई नियमित आकृति नहीं है, न ये आयत है, न ये वर्ग है, न ये त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो हम एक पतली सी पट्टी लेते हैं, एक छोटी सी पट्टी लेते हैं ये, ठीक। सपोज करो इस पट्टी की चौड़ाई बहुत ही कम है, कितनी है? dx, ठीक, और इसकी हाइट है वो माना कितनी है? y। तो ये जो पट्टी है स्ट्रिप, इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये एक रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल? y dx। और ऐसे सभी पट्टियों को जोड़ें तो जोड़ कहलाता है समाकलन। इसका क्या कर दें? समाकलन, ठीक। कहां से? एक्स की वैल्यू चल रही है a टू b, तो वो इस किसके बराबर होगा? आकृति a b b a का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके किसको व्यक्त करता है? समाकलन को। अब फिजिक्स में इसका उपयोग बताते हैं कि फिजिक्स, अब देखिए आपका क्वेश्चन दिया है फिजिक्स का कि यदि किसी स्प्रिंग पर लगने वाला बाह्य बल F समानुपाती -x या F बराबर -kx हो तो कण की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कीजिए, और दिया है F बराबर होता है -du/dx। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं और समाकलन के फॉर्मूले के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट हम फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं, क्योंकि F बराबर दे रखा है आपको -du/dx, ये दे रखा है, तो क्या होगा? u, आप देखिए du/dx, इसलिए F dx माइनस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जाएगा u, क्योंकि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। आप देखिए बच्चों, ये आपका है तो हम ये भी लिख सकते हैं या du/dx इज इक्वल टू -f, ठीक। इसका मतलब आप du/dx इसलिए f का, सॉरी यहाँ लिखो आप खुद, ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको, या f इज इक्वल टू d/dx माइनस को अंदर ले लो, आप कंफ्यूजन नहीं होगी, ऐसे ले सकते हैं। इसका मतलब आपकी स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा का अवकलन बल के बराबर है, तो आपका बल का क्या कर दें? समाकलन f dx इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? uk माइनस uk, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -f dx इक्वल टू प्लस हो जाएगा। तो उसका क्या है फॉर्मूला? u इज इक्वल टू क्या हो गया? -f dx, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब यहां पर f की वैल्यू क्या दे रखी है? -kx, f की वैल्यू क्या दे रखी है? -kx, तो u इज इक्वल टू -kx dx, u इज इक्वल टू प्लस के कांस्टेंट है, बाहर आ गया x dx। अब x की पावर कितनी है? 1। फॉर्मूला क्या है हमारा? समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो कितनी पावर है? 1, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू k x की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, तो क्या आ गया? u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 kx स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्या है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला? ये 1 है पावर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 अपॉन 2 kx स्क्वायर। किसके द्वारा? ये आ गया आपके फॉर्मूले के द्वारा, हमने समाकलन कर दिया फंक्शन का। इसी चीज को हम ग्राफ के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए ग्राफ के द्वारा फॉर्मूला कैसे आता है? आपके f कैसा है? परतंत्र चर। x कैसा है? स्वतंत्र चर। f समानुपाती x, तो ग्राफ कैसा आएगा? देखिए ये x और ये f, और ग्राफ आएगी आपकी एक सीधी रेखा, ये आगे
ठीक। अब सपोज करिए ये आपका है, तो बोलो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या होगी आपका, यहां से सपोज करें यहां पर ये कोई वैल्यू, हम फंक्शन की वैल्यू x ले लें और ये x इक्वल टू कितना है 0, ये आपकी वैल्यू कितनी है x, तो ये जो एरिया है ये हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ये वैल्यू किसके बराबर है f के, अब ठीक। तो आपकी स्थितिज ऊर्जा इस पॉइंट को ले लें आपका O, ये ले लें A, ये ले लें आपका B, ये डिस्टेंस कितनी होगी x, ठीक। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार की वैल्यू कितनी है x, और f इक्वल टू क्या देगा आपका, f इक्वल टू देगा kx, क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हमने एक्चुअल कारण क्या है, केवल आपका क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, तो एक पॉजिटिव साइन ले लिया हमने, तो इनटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी f बराबर kx, ये हो गया। क्योंकि हमारा ग्राफ भी तो f बराबर -kx था, तो यहाँ माइनस छोड़ दिया, तो बताओ क्या हो गया 1/2 kx स्क्वायर, तो u का फॉर्मूला वही आ गया 1/2 kx स्क्वायर। और इसके बारे में डिटेल में हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। ये जो जनरली एक उदाहरण था कि हमारे फिजिक्स में किस तरह से समाकलन का उपयोग होता है, ठीक। तो ये आपका समाकलन का टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर है फिजिक्स का, जो रेगुलर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।